नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना का यह दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चौथे आम चुनाव 1967 की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 के बाद किस प्रकार से यह उथल पुथल मची कि राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन नेहरू के बाद आएगा। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए और उनके लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी ज्यादा समय तक वे प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहे। 1964 से 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की कमान को संभाला और उसके बाद क्या स्थिति रही, इसको हम चौथे आम चुनाव 1967 के में समझेंगे। तो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया और इस चीज को हम दूसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ही राजनीतिक दबदबा था। सभी जगह राजनीतिक दबदबा राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी का ही बना हुआ था। 1967 के चुनावों में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया विद्यार्थियों, और चुनावों के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव आ चुके थे। दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान भी हो चुका था और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था और साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में भी था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी भी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा और इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपए के अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ और लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए थे। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ती चली गई और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया विद्यार्थियों, और अगले अध्याय में भी हम पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों ने के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व भी किया। साथ ही विद्यार्थियों, इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित कर लिया और इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए और आजादी के बाद से अब इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। उसके बाद यह सांप्रदायिक दंगा एक बहुत ही भयावह रहा। इसके बाद चुनाव कथा राजस्थान के एक गांव की हम इसको देखते हैं कि यह प्रसंग 1967 के विधानसभा चुनावों का है। चोमू नामक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी आमने सामने थे, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव देवीसर में यह हुआ कि स्थानीय राजनीति का समीकरण कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनावी गणित से जा उलझा। देवीसर ने शेर सिंह नाम के व्यक्ति का दबदबा था, परंतु धीरे धीरे उसका भतीजा भीम सिंह ज्यादा लोकप्रिय होने लगा था। हालांकि दोनों ही राजपूत थे, किंतु भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद अन्य समुदायों के बीच भी जगह बना ली थी विद्यार्थियों, और दरअसल उसने राजपूतों के अलावा गैर राजपूत समुदायों को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण भी तैयार कर लिया था। भीम सिंह ने आसपास के गांवों में ग्राम प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवारों का समर्थन देने की घोषणा करके एक गठबंधन सा तैयार भी कर लिया। भीम सिंह इतने भर से संतुष्ट भी नहीं था। वह कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पास एक प्रतिनिधि मंडल लेकर जा पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनावों में उसके एक राजनीतिक सहयोगी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने भीम सिंह को समझाया कि ऐसा कर पाना मुश्किल
मुश्किल होगा। उल्टे उन्होंने भीम सिंह को अपने मनपसंद उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए राजी कर लिया। अब भीम सिंह ने अपने समर्थकों से मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार के लिए काम करने को कहा। दरअसल भीम सिंह ये बात भली भांति जानता था कि अगर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत जाता है तो उसका मंत्री बनना तय है, और उसके मंत्री बनने का अर्थ है कि भीम सिंह मंत्री से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। शेर सिंह के पास स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। पार्टी का उम्मीदवार जागीरदार था और गांव में चुनाव प्रचार करने के दौरान शेर सिंह लोगों से यही कहता था कि जागीरदार गांव में स्कूल का निर्माण कराएगा, गांव के विकास के लिए अपनी जेब से वह पैसा लगाएगा। खैर, संक्षेप में देवीसर गांव में विधानसभा चुनाव चाचा भतीजे की खेमेबाजी में बदल गया। आनंद चक्रवर्ती की एक पुस्तक ए विलेज इन चौमू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान पर यह आधारित है। विद्यार्थियों, इसके साथ ही बच्चों, गैर कांग्रेसवाद के अंतर्गत यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा भी बना लिया। अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया और इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दे दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र वापस लाया जा सके। और इस कोटेशन को देखिए कि भारत में जिस तरह की प्रवृत्तियां जारी हैं उनमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम नागरिक सरकार के हाथों में जाता रहेगा और सेना ही फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प रह जाएगी। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो जाएगा। ये कहा गया। नेवियर मैक्सवेल ने उपयुक्त बातें कही अपने लेख इंडियाज डिसइंटीग्रेटेड डेमोक्रेसी के अंतर्गत कहा था और यह लेख लंदन टाइम्स में प्रकाशित 1967 में प्रकाशित हुआ था। अभी देखिए सी नटराजन अन्नादुरई 1909 से 1969 1967 में मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चर्चित पत्रकार, लेखक एवं वक्ता, मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबंध बाद में द्रविड़ कशगम 1934 में शामिल हुए। 1949 में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन हुआ और द्रविड़ी संस्कृति के समर्थक, हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक रहे। और यहाँ देखिए राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य, मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता, 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान, विचारधारा का संयोजन, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। चुनावों का जनादेश। व्यापक जन असंतोष, राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी विद्यार्थियों, और चुनावों के परिणाम में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार चुके थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी।
विधानसभा चुनाव परिणाम देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर में वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 की विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला था, और रेड कलर में हम देख सकते हैं वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 की विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। राजस्थान कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कुछ अन्य की सहायता से यहाँ सरकार उन्होंने बना ली थी। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि किस प्रकार से जनादेश उन्हें प्राप्त हुआ। आज गैर कांग्रेसवाद प्रासंगिक है? क्या मौजूदा पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के खिलाफ ऐसा ही तरीका अपनाया जा सकता है? यह एक व्यंग किया गया है। और इसके बाद राजनीतिक बदलाव की ये नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला और 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे, जैसे कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी और यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। डीएमके ने उनके इस विरोध का नेतृत्व प्रदान किया और चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी विद्यार्थियों जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों को गठबंधन सरकार बनानी पड़ी और उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त हो चुके थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया था? आप ये देखिए कि किस प्रकार से ये व्यंग किया गया है कि त्रिशंकु विधानसभा और गठबंधन सरकार की इन बातों में नया क्या है? ऐसी बातें तो हम आए दिन ही सुनते रहते हैं। गठबंधन 1967 के चुनावों में गठबंधन की परिघटना सामने आई और चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया और इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेस सरकारों को समर्थन दिया गया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार का कहा गया और अधिकतर मामलों में ऐसे सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में जो 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी इनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया और इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गठबंधन बनाया गया। 1974 में गैर कांग्रेसवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश पर कार्टून का एक नजरिया देखिए आप, कार्टूनिस्ट का। और दल बदल 1967 के चुनावों की एक खास बात दल बदल भी रही और इसने राज्यों में सरकारों के बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहा जाता है विद्यार्थियों। और 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल में आयाराम गयाराम का जुमला मशहूर हो चुका था। आयाराम गयाराम विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आयाराम गयाराम का जुमला दाखिल हुआ और इसी जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ चुकी थी। आप ये देख सकते हैं इसमें आयाराम गयाराम, हायराम, अमूल
कि ये टिकिया के अंतर्गत बताया गया है। 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर लिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदल दी। पहले वे कांग्रेस में यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। और कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा कर दी। तो गयाराम था, अब आयाराम है। गयालाल की इस हड़बड़ी को आयाराम गयाराम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले भी बने, कार्टून भी बने और बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया। यह संशोधन 52वां संविधान संशोधन था और 91वां 91, 52 और 91 संविधान संशोधन किया गया था इस दल बदल को लेकर के। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि यह आपको समझ में आया होगा जो हमने आज चर्चा करी आपसे 1967 के आम चुनावों की। और इसके साथ ही हम ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस में विभाजन की बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।